ठीक है, करिए स्टार्ट फिर। चलो जी। तो बच्चों आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं डेट्स कॉल्ड द डिबेंचर। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ एक ही सेक्शन आपको इसके अंदर लर्न करना है। ठीक है, बट हाँ इजी है, लेंथी है, थोड़ा सा टेक्निकल बच्चों यहाँ पर रहेगा, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। हो सकता है कि ये वाली क्लास आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों डिबेंचर, तो यहाँ पे जो वर्ड आता है डिबेंचर, और इसको बच्चों जो डिफाइन किया गया है ना, सेक्शन नंबर 71 में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको एक ही सेक्शन यहाँ पे करवाने वाला हूँ, सेक्शन नंबर 71। ठीक है जी। यहाँ पे तो बच्चों क्वेश्चन इज दिस कि डिबेंचर हम किसको बोलते हैं। तो सबको पता है बच्चों यहाँ पर कि एक कंपनी ना एक तरह से क्या कर रही है, कुछ पर्सन से, कुछ पर्सन को हम क्या करते हैं, एक तरह से कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में हो रहा है कि यहाँ पर एक तरह से ये पर्सन कंपनी को लोन देता है। मतलब इस केस में बच्चों यहाँ पे कंपनी कौन एक तरह से डेटर का काम करती है, ये पर्सन एक क्रेडिटर का काम करता है। ठीक है। लेकिन मुझे लोन को वाइडर सेंस में नहीं लिया गया यहाँ पे, मतलब लोन तो बहुत बड़ा सेंस हो गया, मैं यहाँ सिर्फ डिवेंचर की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जब इसके बदले में जो इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है ना, एक जनरल वैसे बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट में एक फॉर्म होती है डिवेंचर। और डिवेंचर बच्चों लाइक एज टाइप ऑफ लोन की तरह होता है कि जहां पर एक इंटरेस्ट रेट भी पे किया जाता है। ठीक है, तो एक इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। मतलब ये इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स की तरह नहीं है कि भाई यहाँ पर कुछ भी भाई डिविडेंड दो ना दो वो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर चाहे कंपनी लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, तो इंटरेस्ट रेट तो जो आएगा वो कंपनी को पे करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि डिवेंचर किसको बोलते हैं, डिवेंचर इशू करने के लिए सेक्शन 71 में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो बच्चों दो तीन चीजें बस जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो मैं आपको साथ साथ फोकस कराऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों यहाँ पे नोटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी, तो नोटिंग साथ साथ करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिंग यहाँ पर रहेगी इसकी। ठीक है जी, तो चलो आओ बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले वैसे देखते बच्चों यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर, कि डिवेंचर किसको कहा जाता है। सॉरी बच्चों, तो डिवेंचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर। और बच्चों जो डिवेंचर वर्ड है इसको डिफाइन किया गया हमारे लॉ में सेक्शन 2 क्लोज 30 में, सेक्शन 2 क्लोज 30 में डिफाइन किया गया, जिसमें उन्होंने बच्चों यहाँ पे क्या कहा कि डिवेंचर हम किसको बोलेंगे, कि डिवेंचर में देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल थिंग उन्होंने क्या लगा, डिवेंचर की डेफिनेशन को उन्होंने वाइडर कर दिया। तो कैसे वाइडर कर दिया बच्चों यहाँ पे, कि जब डिवेंचर की डेफिनेशन यहाँ पे आती है ना, तो इसके अंदर लिखा जाता है कि डिवेंचर इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करते हैं बच्चों यहाँ पे, डिवेंचर स्टॉक, पहले लिख लो फिर आपको बताऊंगा, डिवेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग ए डेट। ये वर्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी यहाँ पर इसके अंदर क्या की चीज आएंगी। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको जो वर्ड याद रखना है, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया, इंक्लूड्स, डिवेंचर में इंक्लूड्स। सेकंड वर्ड यहाँ पे बच्चों क्या लिया गया, इंक्लूड द स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कि जिससे ये प्रूव हो जाए कि भाई ये एक डेप्ट का काम कर रहा है। तो मैंने आपको पहले कहा था, तो ये एक डेप्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ बच्चों पहले कह रहा हूँ यहाँ पे इंक्लूड लिया गया है कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर आएगी। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया कि जो डेप्ट लिया गया है, चाहे उसके बदले में आपने कोई असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया है या नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों यहाँ पे, कि चाहे वो डिवेंचर सिक्योर्ड डिवेंचर है या फिर अनसिक्योर्ड डिवेंचर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी तरह के दोनों होते हैं, दोनों को यहाँ पर कहा जाएगा। तो इसके साथ में क्या लिखा गया, वेदर whether the constituting a charge on assets of the company or not, चाहे उसके लिए आपने किसी कंपनी की असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया है या नहीं किया। जो चार्ज का मतलब होता है कि क्या उसको एज ए सिक्योरिटी रखा है या नहीं रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज योर डेफिनेशन बच्चों, जो यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर डिवेंचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डेट इज द डिवेंचर इंक्लूड द डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जिसको आप एविडेंसिंग ए डेप्ट एंड चाहे वेदर द कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, चाहे आपने कोई असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया है या नहीं किया है। लेकिन इसकी बच्चों एक्सेप्शन यहां पर दी गई है।
इसकी कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर दी गई है, और इसने यहाँ पे क्या कहा कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, एक एक्सेप्शन में कह सकते हो कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डिवेंचर ट्रीट नहीं करेंगे, नॉट ट्रीट एज डिवेंचर। तो चलो जी देखते हैं, तो ऐसे कौन कौन से डिवेंचर यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिवेंचर की रिगार्डिंग तो बच्चों बताया गया, तो चलो जी देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया। चलो जी, तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज यहाँ पर बता रखी है। तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर आता है कि वो इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर नहीं माना जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट को आप डिवेंचर नहीं मानोगे जो इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड किया गया है। ठीक है, तो रेफर्ड हाँ जी, इन चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, यहाँ पे तो वो इंस्ट्रूमेंट बच्चों यहाँ पर आप उसको डिवेंचर नहीं मानोगे जो कहाँ पर डिफाइन किया गया, चैप्टर 3D ऑफ द आरबीआई एक्ट। बच्चों ऐसे चैप्टर 3D में क्या है ये आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ कि भी चैप्टर 3D का मतलब क्या है। यहाँ पे बच्चों चैप्टर 3D में ना एक्चुअल में डिफाइन क्या कर रखा है, डेरिवेटिव, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों पे, तो वो सब कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, चैप्टर नंबर 3D में डिफाइन किया गया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ वो आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 बच्चों यहाँ पे, तो वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आपके नहीं लिए जाएंगे बच्चों यहाँ पर। एंड सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो लिया गया और किसको हम डिवेंचर नहीं मानेंगे, तो इन्होंने कहा बच्चों यहाँ पे कोई और इंस्ट्रूमेंट, सच अदर इंस्ट्रूमेंट other instrument in, या फिर इसे लिख सकते हो जहाँ पे नोटिफाइड एंड बच्चों यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 मैं आपको लिखवा रहा हूं, सच अदर इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई और इंस्ट्रूमेंट नोटिफाइड, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी अगर कहेगा कि इन फ्यूचर, बच्चों अभी तो किसी को नहीं कहा, सीजी अगर इन फ्यूचर कहता है कि हाँ हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को भी डिवेंचर नहीं कहेंगे, तो बच्चों उसको भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो सच अदर इंस्ट्रूमेंट, बट याद रखना बच्चों यहाँ पे जब सीजी कभी नोटिफाई करेगा ना, तो इन कंसल्टेशन, कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो यहाँ पर बच्चों याद रखना जो सीजी है वो आरबीआई से कंसल्ट करके फिर वही करेगा, फिर उसको हम डिवेंचर ट्रीट नहीं करेंगे। तो अभी तक सिंपल ऐसे याद रख सकते हो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको भी डिवेंचर ट्रीट नहीं किया जाता, वो है बच्चों चैप्टर 3D ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, उसको आप यहाँ पे कवर नहीं करोगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज योर डेफिनेशन जो आपको करनी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज आपके बता रखी है। ठीक है जी, अब इसके जो मेन हम सेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और मेन सेक्शन आ जाता है जो मैंने भी आपको बताया, दैट्स कॉल्ड सेक्शन नंबर 71। कि 71 में क्या क्या कंडीशन बच्चों वहाँ पे बताई गई है कि एक कंपनी अगर डिवेंचर इशू करती है तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर लगेंगे। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वहाँ पे, तो बड़े ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे टॉपिक। ठीक है, तो बच्चों जो 71 है इसका हेडिंग ही क्या होता है, दैट्स कॉल्ड द इशू ऑफ डिवेंचर। कि अगर एक कंपनी चाहे तो डिवेंचर इशू कर सकती है, ये तो हमें भी पता है। ठीक है, लेकिन मेन हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जब कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तो क्या क्या कंडीशन वहां पे इशू कर सकती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया कि अगर एक कंपनी अपनी डिवेंचर इशू करती है, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ले लेते हैं कि जब एक कंपनी अपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी के पास ऑप्शन रहती है कि भाई आप या तो कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दो, या फिर आप पार्टली कन्वर्टेबल कर दो, या फिर आप नॉन कन्वर्टेबल कर दो, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है कि आप कौन से डिवेंचर इशू करना चाहते हो। तो दैट्स पर बच्चों यहाँ पे कि कंपनी यहाँ पे शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है, सॉरी डिवेंचर इशू कर सकती है, इशू द डिवेंचर विद द ऑप्शन टू द कन्वर्ट। तो डिवेंचर बाद में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, शेयर्स की फॉर्म में।
तो दिस इज अ कंडीशन नंबर 1, यहाँ पे कंपनी ऐसे कर सकती है। और बच्चों यहाँ पे याद रखना, जरूरी नहीं है कि वो 100% कन्वर्टेबल होगा, अगर वो पार्टली कन्वर्टेबल है तब भी चल जाएगा। तो आइदर द वोली और पार्टली, तो कोई भी डिवेंचर यहाँ पे हो सकते हो, जहाँ पे 100% भी आप कर सकते हो कन्वर्टेबल फॉर्म में, या फिर आप उसको पार्टली भी कर सकते हो। ये प्रॉपर वे से यहाँ पे बता दिया गया है। बस एक पॉइंट याद रखना बच्चों, यहाँ पे इसी चीज के रिगार्डिंग याद रखना, इफ कंपनी, सारी डिवेंचर के लिए बात नहीं करता हूं वहां पे, इफ कंपनी इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर, कंडीशन नंबर 1 बच्चों यहाँ पे आ रही है आपकी, कि अगर एक कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करती है, देन कंपनी को बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्रूव बाय एसआर। कंपनी को उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, इट्स कंपल्सरी, अप्रूव बाय द एसआर। ठीक है, लेकिन कौन से डिवेंचर के लिए बच्चों यहाँ पे साफ ने कह दिया, कन्वर्टेबल। अगर एक कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करती है, तो नॉन कन्वर्टेबल करेंगे तो कोई एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अगर कन्वर्टेबल करेंगे तो बच्चों जब बाद में इन फ्यूचर इक्विटी में आने वाला है ना, तो इसलिए पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे। और एक चीज याद रखना यहाँ पे, चाहे ये कन्वर्टेबल वॉली हो या फिर पार्टली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉली और पार्टली। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, जो यहाँ पर बताया गया है कि भाई कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर सकती है जिसमें उनको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और अगर कन्वर्टेबल करती है तो कंपनी को वहां पर एसआर पास करना पड़ेगा, दिस द फर्स्ट कंडीशन। तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, ये एसआर वर्ड याद रखना, ओनली फॉर इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉट फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वन बच्चों, यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग बच्चों पॉइंट पर में एक नोट आपको बताता हूँ। बच्चों याद रखना, जो कंपनी का डिवेंचर लेता है, मतलब जो कंपनी का कौन बन चुका है, डिवेंचर होल्डर, चाहे वो कन्वर्टेबल का हो चाहे वो नॉन कन्वर्टेबल का हो। तो क्वेश्चन ये बच्चों यहाँ पे, जो कंपनी की जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में जो कौन बैठता है, मेंबर्स। ठीक है, तो मेंबर्स को वहाँ पे वोटिंग राइट मिलता है, जो इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं उनको वहाँ पे वोटिंग राइट मिलता है। तो क्वेश्चन ये बच्चों यहाँ पे, क्या डिवेंचर होल्डर को भी वोटिंग राइट मिलेगा क्या? तो बच्चों याद रखना, नोट में मैं एब्सोल्यूट प्रोविजन बता रहा हूँ, किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में, उस जर्नल मीटिंग के अंदर, जो जर्नल मीटिंग कराई जाती है, इनके पास कभी भी, मतलब ये जो डिवेंचर होल्डर के यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रोविजन, कैन नॉट कैरी वोटिंग राइट। तो ये उस मीटिंग में कभी भी वोटिंग राइट कैरी नहीं कर पाएंगे, ये साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है बच्चों पे। ठीक है, तो कैन नॉट कैरी द वोटिंग राइट। तो बच्चों इस केस के ऊपर ना कई बार एक दो 1 और 2 मार्क्स में कई बार पूछ लेता है कि डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है तो बताओ ट्रू और फॉल्स, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा बच्चों पे कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है यहाँ पे, तो दिस इज द पॉइंट में बच्चों यहाँ पे जो मैंने लिया है यहाँ पर, कि अगर कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर करती है तो क्या क्या कंडीशन वहाँ पे आपकी होंगे। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी। अब बच्चों इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे जो मैक्सिमम जो इतनी कंडीशन आपको बताई गई है ना, ध्यान सुना पॉइंट, मैक्सिमम जो कंडीशन यहाँ पे आती है, ज्यादातर वो तब आती है जब एक कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करती है। ठीक है, कि अगर एक कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करती है तो उस केस में क्या होगा, तो इसको बच्चों मैं हेडिंग यहाँ पर देता हूँ कि अगर एक कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करती है तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इशू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर, तो सिक्योर्ड पता है बच्चों आपको, सिक्योर्ड का मतलब होता था कि जहां पर आपने डिवेंचर के बदले में कोई क्या किया हुआ है, कोई असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया गया है, किसी असेट्स को एज ए सिक्योरिटी रखा है कि अगर इन फ्यूचर पे नहीं किया तो उस केस में हम ये वहां पर कर देंगे। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या बताई गई है। तो यहाँ पे पहले तो क्या लिखा गया, कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, कि कुछ कंडीशंस वहां पे अगर सेटिस्फाई आप करते हो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बच्चों वो कौन कौन सी कंडीशन बताई गई है, तो जिसे बच्चों पॉइंट पर बनाता है, जो आपको सबसे पहले बताया कि मैच्योरिटी पीरियड क्या रखोगे, मैच्योरिटी पीरियड।
याद है बच्चों, जैसे प्रेफरेंस में होता था ना, प्रेफरेंस में एक मेच्योरिटी पीरियड रखा जाता था, वहां पे 20 साल का 20 ईयर्स का रखा जाता है। सेम थिंग यहाँ भी एक मेच्योरिटी पीरियड बताया गया। तो बच्चों याद रखना कि यहाँ पे जो मेच्योरिटी पीरियड रखेंगे ना, दैट इज मैक्सिमम 10 ईयर्स। यहाँ पे 20 साल का नहीं है बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो ये इन जर्नल में हम पे बात कर रहे हैं, इन जर्नल, इन जर्नल। तो ज्यादातर कंपनी के लिए बच्चों यहाँ पे अगर वो सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उस केस में उन्हें 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड वहां पर रखना पड़ेगा। लेकिन याद होगा आपको, उसमें बच्चों कुछ इसकी एक्सेप्शन भी आती थी। मतलब जहां पर वो याद है 20 साल की जगह 30 साल हो सकता था। तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पर हम उसकी एक्सेप्शन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ कंपनियों के लिए, कुछ कंपनी के लिए, वहां तो सिर्फ एक ही कंपनी थी ना जो कंपनी इंगेज थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, बस उसके लिए वहां पे 20 साल की जगह कितना रखा गया था, 30 ईयर्स वहां पे रखा गया था। तो यहां भी बच्चों कुछ ऐसा ही पॉइंट यहाँ पे रखा गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं, कुछ कंपनियों के लिए बात की गई। तो बच्चों कौन कौन सी कंपनी, वो कंपनी जो वहां पे बिल्कुल सेम बच्चों वही ले रहे हैं, इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट पॉइंट तो बच्चों बिल्कुल सेम रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो इंगेज है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। पॉइंट नंबर बी बच्चों यहाँ पे, और देखते जाओ किस कंपनी बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने का काम करती है, लोन देने का काम करती है, उसको भी यहाँ पे कवर किया गया बच्चों। यहाँ पे तीसरा बच्चों यहाँ पे किसको कवर किया गया, इसी तरह से बच्चों एक एनबीएफसी होती है, एनबीएफसी पता है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो आरबीआई के अंडर आती है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सी बच्चों सारी नहीं ली गई, एक एनबीएफसी होता है उसका नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देख लो बच्चों यहाँ पे, मतलब कंपनी ली है लेकिन खाली सिर्फ उससे नहीं लिया गया कि भाई यहाँ पे सिर्फ कंपनी इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उन्होंने साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या तो कंपनी इंगेज इन्वॉल्व है, या फिर फाइनेंस का काम करती है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एक एनबीएफसी है, उसको यहाँ पे कवर किया गया। एंड फोर्थ बच्चों यहाँ पे जो कंपनी को कवर यहाँ पर किया गया, पॉइंट नंबर डी, वो कंपनी जिसको परमिट किया है गवर्नमेंट ने, परमिट बाय मिनिस्ट्री, या तो बच्चों मिनिस्ट्री ने किया है, या फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने किया है, या फिर उसको परमिट आरबीआई ने किया है, या फिर उसको परमिट बच्चों नेशनल हाउसिंग बैंक, अगर आपने सुना हो वर्ड बच्चों यहाँ पे एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, या फिर बच्चों और किसी स्टैच्यूटरी बॉडी ने उसको परमिट किया है। याद रखना यहाँ पे, कंपनी परमिटेड बाय द मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक, अदर स्टैच्यूटरी बॉडी, इनमें से किसी ने भी इस कंपनी को परमिट किया है। पॉइंट नंबर डी में किस चीज के लिए परमिशन दी है, इश्यू डिबेंचर एक्सीडिंग 10 ईयर्स। भाई ये कंपनियां अगर इसको ऑथराइज किया है, किसी मिनिस्ट्री ने किया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने किया है, आरबीआई ने किया है, एनएचबी ने किया है, बच्चा एनएचबी डायरेक्टली था मैंने क्या बताया आपको, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो बच्चों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है ना, वो एनएचबी के अंडर ही रहती हैं, ठीक है, एंड अदर स्टैच्यूटरी बॉडी, तो उसको यहाँ पे कवर किया गया बच्चों। यहाँ पे तो याद रखना ये भी कर सकती है, लेकिन कितने साल से ज्यादा, जब इनको परमिट किया गया है कि 10 साल से ज्यादा अगर करना चाहे तो कर सकती है। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे इन 4 कंपनीज को यहाँ पे कवर किया गया है कि जो 10 साल से ज्यादा कर सकती है, और इनको अलाउड यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और बच्चों याद रखना ये कंपनियां कितना कर सकती हैं, तो दैट इज द मैक्सिमम 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये कंपनियां करेंगी तो 10 साल से ज्यादा तो कर सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 30 साल के लिए कर सकती है, मैक्सिमम 30 ईयर्स। और एक पॉइंट और बच्चों यहाँ पर जो आपने वहां पे पढ़ा था ना, आपने एक पॉइंट और किया था वहां पर कि भाई 21st ईयर से उनको पेमेंट करनी पड़ेगी मिनिमम 10%, वो यहाँ पर नहीं लगेगा। डिबेंचर केस में नहीं है वो कि भाई यहाँ पर आपको मिनिमम यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी या 21st ईयर से पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, 30 साल के बाद ही पेमेंट मांगेंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 बच्चों। यहाँ पे अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है तो कंडीशन नंबर 1 क्या ली गई, मैच्योरिटी पीरियड डेट द 10 ईयर्स, और इसमें ये जो 4 कंपनियां हैं इनको अलाउड किया गया कि आप 30 साल ज्यादा के लिए कर सकते हो। बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे, अब पॉइंट नंबर 2 में आता है बच्चों यहाँ पे कि हमें अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करना है। ऑब्वियस है
तो यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज के लिए कर रहे हो, तो जो लोन के लिए आप सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रहे हो, मतलब सिक्योर्ड डिबेंचर जो है उसके लिए अपनी असेट्स पर चार्ज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो कोशिश बच्चों यहाँ पर कि मैं चलो ठीक है जी डिबेंचर के लिए चार्ज क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी, किस चीज की प्रॉपर्टी जो आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो वो यहाँ पे बताएगा यहाँ पे। तो याद रखना यहाँ पे जो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है वो अपनी प्रॉपर्टी भी चार्ज क्रिएट कर सकती है। ठीक है, या फिर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है लेकिन बच्चों उस केस में जो असेट्स चार्ज क्रिएट किया जा रहा है ना वो अपनी एसेट्स का नहीं, होल्डिंग कंपनी के एसेट पर चार्ज क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, या फिर बच्चों यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स पर चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, या फिर एसोसिएट कंपनी की एसेट्स पर चार्ज किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अपनी एसेट्स रखे एज ए सिक्योरिटी, होल्डिंग की रखे, सब्सिडरी की रखे, एसोसिएट की रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस एक चीज यहां पे होनी चाहिए कि आप किसी भी एसेट्स को रखो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो सफिशिएंट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए कि उससे पूरी की पूरी पेमेंट हम कर दें। किस चीज की सफिशिएंट होनी चाहिए बच्चों पे, सफिशिएंट फॉर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तो दोनों चीजों के लिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए बच्चों पे कि भाई इन फ्यूचर अमाउंट पे नहीं किया जाए तो उस एसेट से पूरा अमाउंट वो रिकवर किया जा सके। तो दिस इज योर कंडीशन नंबर 2 बच्चों यहाँ पे जो बताई गई है कि इस केस में क्या होगा। ठीक है, तो दैट्स योर कंडीशन नंबर 2 कि आपको उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर सकते हो, कंपनी का होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में और सब्सिडरी कंपनी में, बस वो सफिशिएंट होनी चाहिए जो यहाँ पे बताया गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तीसरी कंडीशन बच्चों यहाँ पर, अब जो तीसरी कंडीशन क्या है, कंपनी ने कुछ पर्सन को डिबेंचर इशू किया, कंपनी में बहुत सारे डिबेंचर होल्डर हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, दैट्स कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर। अब जो कंपनी में ये डिबेंचर होल्डर तो वन बाय वन तो देख नहीं सकता, कंपनी में ये सारी एक्टिविटी तो देख ही नहीं सकता। ठीक है, बार बार कंपनी में कोई आता रहेगा। तो बच्चों याद रखना जब ये डिबेंचर होल्डर होंगे तो इस केस में यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि इस केस में ना अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो यहाँ पर कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट कर सकती है। अभी आगे आएगा बच्चों टॉपिक है डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट किया जाता है। तो नॉर्मली अगर मान लो बहुत सारे डिबेंचर ट्रस्टी है, सॉरी डिबेंचर होल्डर हैं, तो वहां पर एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जा सकता है और कंपनी और यहां पर एक एग्रीमेंट हो सकता है। किस बीच में एग्रीमेंट होगा बच्चों यहाँ पे, डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में और कंपनी के बीच में। ये डिबेंचर ट्रस्टी बच्चों क्या करेगा कंपनी के अंदर, देखो ट्रस्टी, अब डिबेंचर होल्डर तो कंपनी में हो नहीं सकता, डेली यहाँ पे बैठ नहीं सकता, तो डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी में सारी एक्टिविटी चेक करेगा कि क्या डिबेंचर होल्डर के पैसे का मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे बच्चों चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स कॉल, तो उसको वहाँ पर प्रॉपर वे से चेक किया जाएगा कि ये सही है नहीं है। फिर बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, इस एग्रीमेंट को बच्चों यहाँ पर एज पर नाम दिया गया दैट्स कॉल्ड द ट्रस्ट डीड। आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि अगर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा दैट्स कॉल्ड द ट्रस्ट डीड। और एक चीज और याद रखना यहाँ पे, ये जो कंपनी है, अब ओब्वियसली मैंने क्या कहा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक एग्रीमेंट हो गया, तो ये जो बच्चों चार्ज क्रिएट किया गया है ना पॉइंट नंबर 2 में, ये अब किसके फेवर में हो जाएगा, इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी अब कंपनी बैठा हुआ है, कंपनी की सारी एक्टिविटी वो चेक करेगा कि कंपनी पैसे मिसयूज तो नहीं कर रही है, और बाकी टॉपिक जो डिटेल में आएगा कि इसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या राइट हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसके अंदर याद रखो कि जो ये ट्रस्ट डीड अगर बन जाती है, डिबेंचर ट्रस्टी अगर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो जो असेट्स पर चार्ज किट करना था ना वो अब डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में कर दिया जाएगा, डिबेंचर ट्रस्टी के नाम कर दिया जाएगा। और इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिबेंचर ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को बेचकर डिबेंचर होल्डर का पैसा वहां पर पे कर सकता है। दैट्स योर पॉइंट। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दिस इज योर कंडीशन। तो ये 3 कंडीशन बच्चों इसके अंदर याद रखना कि मैच्योरिटी पीरियड जो बताया गया है, ठीक है, चार्ज किस चीज पर चार्ज क्रिएट करेंगे, एंड नंबर 3 दैट्स कॉल्ड द डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में ये प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है,
तो जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से फास्ट। ठीक है, चलो आओ जी नोट्स पे पढ़े। तो बच्चों यहाँ पे देखो डिवेंचर का मीनिंग मैंने पूरा आपको बता दिया। अब आप इसको रीड कर सकते हो, पूरी एक एक लाइन मैंने आपको लिखवा दी है। डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड्स अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड डेट बता दिया कि जिसको हम डिवेंचर ट्रीट नहीं करेंगे। तो बच्चों एग्जाम में बार बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर 3D ही आपको लिख के आना है, ठीक है, ऑफ द RBI एक्ट, ठीक है, 1934 जो उसको यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर सेक्शन नंबर 71 यहाँ पर जो दिया गया है, सेक्शन नंबर 71 में क्या बताया गया, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर सेक्शन नंबर 71 में क्या चीजें आपके यहाँ पर बताई गई है कि इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। सबसे पहले तो कन्वर्टेबल डिबेंचर के रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर आ गया कि एक कंपनी में इशू द डिबेंचर विद एन ऑप्शन टू द कन्वर्ट, तो कर सकते हैं वो ऑप्शन टू द कन्वर्ट यहाँ पर लिया जा सकता है शेयर्स बच्चों यहाँ पर, ठीक है, डिबेंचर इनटू द शेयर्स आइदर द वोली और द पार्टली एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन, तो उसको यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं। एंड हाउएवर issue of the convertible debenture either the wholly or the partly shall be approved by the SR passed at the general meeting, तो उसको जनरल मीटिंग वहाँ पे पास किया जाएगा अगर वैसा किया जाता है तो। बच्चों यहाँ पर तो दैट्स योर पॉइंट कि जो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगे। डन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे 71(2) मैंने आपको बताया, और 71(2) में क्या लिखा गया, नो कंपनी सेल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी डिवेंचर होल्डर होगा उसको कभी भी जनरल मीटिंग के अंदर वोटिंग राइट कभी नहीं दिया जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट जो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि उनको कभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, ठीक है यहाँ पे, यस यस, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट में यहाँ पे सिक्योर्ड डिवेंचर, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे, सिक्योर्ड डिवेंचर में बी इशूड बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन एज में प्रिस्क्राइब। तो क्या क्या कंडीशन बच्चों यहाँ पे थी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों मैंने यहाँ पर आपके पॉइंट नंबर 1 में ही ले लिया, पॉइंट नंबर 1 में ले लिया बच्चों यहाँ पे कि ऑल एन इशू ऑफ द सिक्योर्ड डिवेंचर मे बी मेड प्रोवाइडेड द डेट ऑफ रिडम्पशन सेल नॉट एक्सीड द 10 ईयर्स, तो 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन जनरल। लेकिन फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज may issue the secured debenture for the period exceeding the 10 years but not exceeding the 30 years, तो 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किस किस कंपनी के लिए था बच्चों यहाँ पे, तो नंबर 1 क्या था कि जो कंपनी एंगेज्ड इन द सेटिंग अप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, NBFC दैट द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। फोर्थ बच्चों यहाँ पे अगर कोई और कंपनी है जिसको परमिट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट of the central government by the RBI, National Housing Bank and other statutory body to issue the debenture for a period exceeding the 10 years, तो exceeding the 10 years जिसको ऑथराइज किया गया है तो वो 30 साल तक वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर तीसरी सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पे ये बताई है आपको कि जो वहां पे सिक्योर किया जाएगा तो क्रिएशन ऑफ द चार्ज, आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों ये चार्ज कैसे क्रिएट होता है ये आपका चार्ज वाले चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा, सेक्शन नंबर 77 आपका आएगा। जैसे भी 71 चल रहा है ना, तो 77 आएगा कि जब डिवेंचर के केस में चार्ज क्रिएट किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अभी वो सिंपल याद रखो कि चार्ज वहां पर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द एसेट्स ऑफ द कंपनी, किस किस पर यहाँ पे, या तो कंपनी की प्रॉपर्टी पर, ठीक है, सब्सिडरीज पर, होल्डिंग कंपनी पर, एसोसिएट कंपनी पर, तो किसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे ली जा सकती है। हैविंग ए वैल्यू, बस याद रखना जो यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए ना सफिशिएंट होनी चाहिए फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन, सो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट नंबर 2, ठीक है यहाँ पे। एंड पॉइंट नंबर 3 बच्चों जो मैंने आपको बताया वो मैंने ये दोनों पॉइंट आपको एक साथ यहाँ पे बता दिया कि कंपनी ना सेल अपॉइंटेड डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी यहाँ पे अपॉइंट करेगी। अभी बच्चों ये यहाँ पर आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको भी याद रखो, अभी डिबेंचर ट्रस्टी वाले में आपका टॉपिक आ जाएगा पॉइंट नंबर डी, इतना बस याद रखो बच्चों यहाँ पे एग्जीक्यूट ए ट्रस्ट डीड, मतलब इस डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। किस फॉर्म में होते हैं बच्चों यहाँ पे, फॉर्म नंबर SH12 में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। बाकी अगर आपको ये अभी टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी डिबेंचर ट्रस्टी बाद में डिटेल में आएगा कि ट्रस्टी कौन होता है, क्या ड्यूटीज होती है, ट्रस्ट डीड क्या होती है, ये सब बच्चों डिटेल में भी आपका आने वाला है आगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको रखना है। एंड बस इतना आपको ये मेन आपको जो थर्ड में याद रखना है वो पॉइंट नंबर ई आपको लर्न करना है
कि जो सिक्योरिटी रखी जाएगी ना फॉर द डिवेंचर्स बाय द वे ऑफ चार्ज और मॉर्गेज शैल बी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, वो डिवेंचर ट्रस्टी के फेवर में की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो डिवेंचर ट्रस्टी के फेवर में यहाँ पर आपका आएगा। तो दैट्स योर बच्चों यहाँ पे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमारे यहाँ पर 3 हमारे सबसेक्शन यहाँ पर हो गए 71(1), 71(2), 71(3). ठीक है, और बच्चों इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, ये 3-4 सेक्शन आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें अब एक बच्चों यहाँ पे पॉइंट आएगा DRR, सुना होगा आपने अकाउंट में, DRR हम पढ़ेंगे। एंड एक पॉइंट यहाँ पर आएगा बच्चों यहाँ पर डेट द डिवेंचर ट्रस्टी। बच्चों देखो DRR कितना बड़ा टॉपिक है आपका। ठीक है, और एक टॉपिक बच्चों डिवेंचर ट्रस्टी। तो जिस टाइम बच्चों आपके 2 टॉपिक हो गए ना, तो समझ जाओ फिर तो आपका ये डिवेंचर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, फिर तो डिवेंचर का चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आप बच्चों यहाँ पर तो बात करते हैं DRR क्या होता है, किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो इसका बच्चों एक डायग्राम प्रॉपर वे से बनाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि DRR होता क्या है। तो जो DRR का मतलब तो सबको पता है ना, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब जो देखो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का मतलब क्या होता है, कंपनी ना जितना प्रॉफिट कंपनी के पास होता है जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है, कंपनी उसमें से कुछ पोर्शन रखती है। और वो आपको पता है वो किस पोर्शन के लिए किस लिए रखा जाता है, डिवेंचर की पेमेंट के लिए रखा जाता है। ठीक है, पहले तो बच्चों याद है, पहले तो सारा कुछ इक्वल रखना होता था कि जाके लास्ट तक इक्वल हो जाए। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे इसके प्रोविजन चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, अब ऐसा अगर कंपनी सारा पैसा रखेगी तो फिर कंपनी का पैसा लेने का फायदा क्या रहेगा। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, हम सबके लिए पैसा ब्लॉक करने के लिए नहीं कह रहे, आपको ऐसे रिजर्व क्रिएट करके आपको अमाउंट ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पता है क्या बच्चों पे, अगर इस रिजर्व में पैसा आ जाता है ना, तो ये पैसा सिर्फ यूज होता है ओनली फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर, और किसी लिए यूज हो ही नहीं सकता। तो तब तक तो पैसा आपका इसके अंदर क्या रह गया, ब्लॉक हो गया। तो इसलिए यहां पर इन्होंने कुछ कंपनियों को एक्सक्लूड कर दिया कि आपको DRR मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कुछ कंपनियों के लिए कहा कि आपको DRR मेंटेन करना है, तो कितना करना है वो इन्होंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर वे से बताया। तो पहले तो बच्चों याद रखना कि जो DRR क्रिएट किया जाता है वो किसमें से किया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो उसमें से बच्चों क्रिएट किया जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे याद रखना, इसका यूटिलाइजेशन जो DRR आपने मेंटेन किया है, ये आप किस चीज में यूटिलाइज करोगे। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, सिर्फ डिवेंचर को रिडीम करने के लिए यूज किया जाएगा और किसी चीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट जो बच्चों यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों यहाँ पे जो इसके अंदर आता है कि ये जो DRR है ये किस किस कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, DRR किस किस कंपनी को मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, तो आप पहले इसको साथ साथ बच्चों नोट्स में पढ़ते चलेंगे, क्योंकि साथ साथ थ्योरी पढ़ोगे ना, फिर आप जो डायग्राम लिखोगे फिर आपको समझ में आएगा। तो इसको पहले 1 बाय 1 पढ़ते हैं। नो कंपनी सेल इशू ए प्रोस्पेक्टस, सॉरी तो डिवेंचर ट्रस्टी पे आ गया ना, DRR पे आ जाओगे बच्चों, DRR पे ये रहा। तो where a company are issued by the where the debenture issued by company under section 71, तो कंपनी सेल क्रिएट, पहले तो क्या बोलते हो करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड करना पड़ेगा। और साथ में क्या बोला गया, अमाउंट जो क्रेडिट किया गया है ना इस अकाउंट में, shall not be utilized by the company except for the redemption of debenture, सिर्फ डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए यूज होगा और किसी चीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ बच्चों यहाँ पे बता दिया। तो जो खाली इतना बता दिया, मतलब 71(4) में तो बस इतना ही बताया गया कि भाई 2 चीजें बताई गई, आउट ऑफ द प्रॉफिट होगा एंड नंबर 2 रिडम्पशन डिबेंचर के लिए बच्चों यूज होगा। हाँ जी, अब मेन बच्चों यहाँ पे इसके रूल्स आता है, मतलब जो आपको मेन पढ़ना है ना कि DRR किसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा, किस किस को नहीं करना पड़ेगा। तो ये बच्चों ये रूल है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किस कंपनी को DRR मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी कंडीशन बच्चों यहाँ पे 1 बाय 1 कंडीशन दे रखी है जो मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों, पहला पॉइंट साथ साथ में नोट्स में लिखता हुआ चला जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा गया, DRR इज नॉट रिक्वायर्ड
DRR रिक्वायर्ड नहीं है। कौन सी कंपनी के लिए बच्चों? यहाँ पर जो डिबेंचर इशू किए गए नंबर बच्चों यहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक बच्चों यहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के अंडर आता है, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो उन्होंने क्या कहा, अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिबेंचर अगर इशू करता है ना, तो उसको DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये साफ साफ बच्चों यहाँ पे बोल दिया गया है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल को करना नहीं है। जो कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। नंबर 2, बैंकिंग कंपनी को भी नहीं करना। तो मतलब दो को तो बच्चों साफ साफ एग्जेम्प्ट कर दिया कि आपको डिवेंचर इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन DRR की कोई टेंशन, मतलब DRR आप लोगों को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप पब्लिक प्लेस लेके आते हो, चाहे आप प्राइवेटली प्लेस लाते हो, दोनों के लिए आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो चलो जी साथ साथ लिखते हुए चलते हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, DRR कौन सा पॉइंट करें यहाँ पे, किस किस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? सर्टेन कंपनी। तो जिसे बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा आपका, तो पॉइंट नंबर 1 आपका आया कि दैट इज द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस बैंकिंग कंपनी। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लस बैंकिंग कंपनी, चाहे ये पब्लिक प्लेस लाए और प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर। DRR is not required। दिस इज योर बच्चों फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो लिया गया है। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट, इस कंपनी के लिए DRR रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते बच्चों यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो लिखना बहुत जरूरी था साथ साथ में। सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या लिया गया, फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अदर का मतलब क्या बच्चों, जो आपने 1 में किया है ना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किया, उसको छोड़कर बाकी अगर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों क्या लिखा गया, DRR शैल बी एप्लीकेबल। मतलब उसके लिए DRR कैसे एप्लीकेबल होगा, जैसा कि आरबीआई ने NBFC के लिए बनाया है, रजिस्टर्ड विद आरबीआई। NBFC के लिए क्या बनाया बच्चों वहां पे, वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो इसके अलावा बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया, पहले तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिया कि भाई ऑल इंडिया फाइनेंशियल के लिए नहीं है, तो बाकी फाइनेंशियल का क्या होगा, उन्होंने कहा बाकी को ना बिल्कुल सेम आप ऐसे ट्रीट करोगे जैसा कि कंपनी ने इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर NBFC के लिए बताया है। ठीक है, अगर NBFC के लिए बताया गया कि DRR रिक्वायर्ड है, तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी DRR मेंटेन करना पड़ेगा। अगर NBFC को मना कर दिया गया, तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बच्चों यहां पर पॉइंट नंबर 2 यहां पर हम लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, कि अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पहले तो बच्चों यहाँ पे अदर का मतलब आपको समझ में आ गया, ये बताओ। ठीक है, तो अदर का मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, अदर देन, यहाँ पे जो फाइनेंशियल की बात की जा रही है, अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको छोड़कर, अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसको यहाँ पे क्या कहा गया कि DRR के लिए अप्लाई सेम प्रोविजन as for नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, यहाँ पे तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे बताया गया है। फिर बच्चों यहाँ पर तो DRR इसके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, अभी है या नहीं है वो तो हम बाद में बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे साफ से क्या बोल दिया गया कि जिस तरीके से NBFC का आगे पॉइंट बताया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, आप इसको भी सेम तरीके से उसको ट्रीट करोगे।
ठीक है जी। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट नंबर 2 को भी। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो बच्चों यहाँ पे। अब पॉइंट नंबर 3 में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लिस्टेड कंपनीज। सबको पता है लिस्टेड कंपनी किसकी होती है, ठीक है। तो बच्चों देखो लिस्टेड कंपनी केस में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ लिस्टेड कंपनी जो हम बात करें ना, अदर देन, ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 1 को हटा के उनको तो साफ से मना कर दिया गया, अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द बैंकिंग कंपनीज, उसको हटा के तो उन्होंने कहा कि लिस्टेड कंपनी में किस किस को रिक्वायर्ड नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड। किस किस को बच्चों यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बताया गया कि पब्लिक इशू अगर आप लेके आते हो, कौन सी कंपनी? एनबीएफसी। एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, ठीक है। एंड फॉर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो मैंने कहा था ना रजिस्टर्ड किसके पास होती है? नेशनल हाउसिंग बैंक। तो बच्चों इनके लिए हटा दिया गया। ये क्या आगे लिख दिया गया? अदर लिस्टेड कंपनी को हटा दिया गया। ये क्या बच्चों मतलब, चलो ठीक है, इन्होंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अल्टीमेटली बच्चों मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पे वो कहना चाहता है हर एक लिस्टेड कंपनी को यहाँ से हटा दिया गया है। किसी भी लिस्टेड कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको पॉइंट नंबर 3 आपका आएगा, पॉइंट नंबर 3 जो आपका यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे कि दैट इज फॉर लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज, तो लिस्टेड कंपनी बच्चों पहले इन्होंने यहाँ पे इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है दैट इज द एनबीएफसी। एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। सेकंड वन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। और तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया अदर लिस्टेड कंपनी। जब अदर लिखना ही था बच्चों यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा। लिखना चाहे तो वो ऐसे एक साथ ही लिख सकते थे, भी लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। एक चीज बच्चों यहाँ पे क्या बताइए, जब हम लिस्टेड कंपनी जो हम बात करेंगे, अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनी, उसको हटाकर उसको कवर नहीं करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो तीसरे पॉइंट बच्चों यहाँ पे हम लिस्टेड कंपनी को कवर कर रहे हैं। तो लिस्टेड कंपनी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनबीएफसी, हाउसिंग और अदर लिस्टेड कंपनी। और इनके लिए बच्चों यहाँ पे क्या बोल दिया गया? डायरेक्ट नो डीआरआर रिक्वायर्ड। ये लो जी, साफ साफ यहाँ भी बोल दिया गया कोई डीआरआर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो किस किस को मना कर दिया यहाँ पे? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मना कर दिया गया, बैंकिंग कंपनी को मना कर दिया गया, लिस्टेड कंपनी को मना कर दिया गया। अब अदर्स फाइनेंशियल के क्या बोला गया? डीआरआर सेम एप्लीकेबल एनबीएफसी। देखो एनबीएफसी कहाँ है? ये रहा बच्चों यहाँ पे एनबीएफसी। एनबीएफसी वर्ड आ गया, तो एनबीएफसी अगर लिस्टेड है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी सेम थिंग माइंड लगेगा। अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर लिस्टेड है तो उसको भी डीआरआर रिक्वायर्ड नहीं है अभी तक, ठीक है। अनलिस्टेड की बात भी करेंगे, जो अनलिस्टेड है उसका क्या होगा। यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ तो बच्चों डन लिखना, मुझे समझ में आ जाएगा भी हाँ आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ। और सेम थिंग बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, अगर यही लिस्टेड कंपनी पब्लिक को ना करके अगर प्राइवेटली प्लेस करेंगे, तो जी इसके लिए भी साफ साफ कह दिया गया डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्या मजाक चल रहा है ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, कोई भी लिस्टेड कंपनी चाहे वो पब्लिक को प्लेस करे या फिर वो प्राइवेटली प्लेस करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नो डीआरआर रिक्वायर्ड, नो डीआरआर रिक्वायर्ड। आई होप बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया पॉइंट। अब करते हैं बच्चों यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात, दैट इज द अनलिस्टेड कंपनी। सॉरी यहाँ क्यों लिखा मैंने इसको, इसको एक अलग कलर में ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे अनलिस्टेड कंपनी की। अब बच्चों देखो अनलिस्टेड कंपनी के लिए यहाँ पे क्या कहा गया, ध्यान सुनना पॉइंट। अब अभी बच्चों मैं ये नोट वाला पेंडिंग रख रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी बताऊंगा ये क्या है, अभी रोको जाओ इसको, ठीक है। इसको भी पेंडिंग रखो, फिलहाल हम अपने ये जो डायग्राम्स को पूरा करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में देखते हो कौन कौन सी कंपनी और आ गई। अनलिस्टेड कंपनी सेम थिंग बच्चों पे, अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
एंड द बैंकिंग कंपनीज, उसको हटा के, ये तो हमें पता है यहाँ पे, तो बैंकिंग अगर कोई लिस्टेड है अनलिस्टेड है तो उसको भी हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट कि जहाँ पे बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट। बच्चों ठीक है, तो पढ़ो जी यहाँ पे अनलिस्टेड में उन्होंने क्या कहा कि जो एनबीएफसी है, लो जी आ गया फिर से एनबीएफसी। अभी बच्चों लेकिन याद रखना यहाँ मैं कौन से एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ, जो रजिस्टर्ड नहीं, सॉरी जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उसको कवर किया जाएगा। और प्लस हाउसिंग फाइनेंस जो रजिस्टर्ड एनएचबी के पास, ठीक है, उसको भी यहाँ पे कवर किया गया। तो मतलब यहाँ पे ये दोनों अनलिस्टेड है, अब लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अब इनके लिए देखो पॉइंट नंबर ए में साफ से लिख दिया गया, इन दोनों कंपनियों को डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है इन द केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस। अब जो प्राइवेटली प्लेस वर्ड लिख दिया, अनलिस्टेड कंपनी है, वैसे ही पब्लिक में तो वैसे ही नहीं जा सकती, वो पब्लिक में जाएंगे तो वो लिस्टेड बन जाएगा, ठीक है, तो वैसे इस केस में तो चलेगा ही क्या, प्राइवेटली प्लेस चलेगा। तो अल्टीमेटली मतलब सिंपल आप ये कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो एनबीएफसी और जो हाउसिंग फाइनेंस है, इसके लिए तो साफ साफ मना कर दिया कि भाई आप चाहे लिस्टेड हो, चाहे आप अनलिस्टेड हो, चाहे आप पब्लिक में जा रहे हो, चाहे आप प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो, आपको डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हर चीज के लिए बच्चों यहाँ पे मना कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट नंबर 1 अगर लिखता हूं, दैट इज द एनबीएफसी, सेम पॉइंट आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, रजिस्टर्ड विद आरबीआई प्लस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। और वैसे बच्चों यहाँ पे कौन से लिख रहा हूँ मैं, ये कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया साहब, नो डीआरआर रिक्वायर्ड, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं बच्चों, यहाँ पे प्राइवेटली प्लेस हो तो मुझे पता ही है जी प्राइवेटली प्लेस होगा, बट इसका पॉइंट नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो अनलिस्टेड है चाहे लिस्टेड है उसको डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बाकी बच गई उसका क्या करें बच्चों, यहाँ पे देखो, अब इसके अलावा जो बाकी बच गई अदर अनलिस्टेड, तो उसके लिए कहा गया जी आपको डीआरआर मेंटेन करना है, कितना, जितने आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है ना उसका 10% आपको मेंटेन करना है। अब आई ना मेन बात तो बच्चों यहाँ पे, तो इसको उसका कितना मेंटेन करना है बच्चों यहाँ पे, उसका 10% आपको मेंटेन करना है, ये साफ साफ बच्चों यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पर बच्चों पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर आ गया कि जो अदर अनलिस्टेड कंपनी बची अब उसको क्या करना है। तो इसके लिए क्या कहा बच्चों यहाँ पे, डीआरआर कितना रखेंगे, 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, जितने आपके डिबेंचर हैं, जितनी उसकी वैल्यू बनती है उसका 10% ही आपको डीआरआर ये मेंटेन करना है, सारा नहीं करना, तो 10% तक मेंटेन करना है। पहले होता था बच्चों, पहले 50% तक भी मेंटेन करने के लिए कहा जाता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट को लगा कि आप ना ये कंपनी का पैसा ब्लॉक कर रहे हो, तो उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी कंपनी के लिए तो हटा दिया कि तुम्हें डीआरआर मेंटेन करना ही नहीं है, ठीक है, आप तो बस यहाँ पर आप इस तरीके से अगर करते हो तो फिर ये पैसा तो ब्लॉक हो जाता है कंपनी में, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट बनाया बच्चों यहाँ पे। तो अभी तक बच्चों यहाँ पे देखो, ये मैंने सारे यहाँ पे पॉइंट बता दिए, और अभी ये नोट बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये नोट हम बाद में करेंगे जो यहाँ पर बताया गया है, क्लियर यहाँ तक। चलो जी मेरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है। अभी कि किस कंपनी के लिए डीआरआर रिक्वायर्ड था, किस कंपनी के लिए डीआरआर रिक्वायर्ड नहीं था, अभी पॉइंट में 5 नहीं करना बच्चों यहाँ पे। तो मैंने बच्चों यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट आपको बताए। पहला पॉइंट कहा है डीआरआर किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर 2 बैंकिंग कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एनबीएफसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब बच्चों एनबीएफसी का क्या पढ़ा आपने, कोई डीआरआर चाहिए ही नहीं था इसको भी, तो अल्टीमेटली अदर फाइनेंशियल को भी साफ साफ मना कर दिया। तीसरा पॉइंट, लिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया और अदर देन बैंकिंग कंपनी, नो डीआरआर, बस डायरेक्ट लिख देते नो डीआरआर। एंड फोर्थ पॉइंट बच्चों जहां पे लिया गया दैट इज कि अदर जो कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी है, एनबीएफसी जो प्राइवेटली प्लेस कर रही है, प्राइवेटली कंपनी जो कंपनी स्पेसिफाइड इन द दिस वन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो उन्होंने तो ये सबको यहाँ पे बता दिया कि भाई किस किस के लिए क्या क्या बताया गया, और अनलिस्टेड के लिए जो 10 पॉइंट है 10% वहां पे रखा गया पॉइंट बच्चों पे। आई होप यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा कि जो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिए हैं आपको, बच्चों यहाँ तक, ठीक है। चलो जी अब आ जाओ, अब इसके बाद बात करते हो यहाँ पे क्या रखा गया।
ये तो बच्चों हमने बात कर ली डीआरआर मेंटेन नहीं करना। और मेन पर्पस क्या है, क्योंकि आपको उस पैसे से इनकम नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो पैसा तो आपका कंपनी के अंदर ब्लॉक हो गया। अब कुछ लगाओ बच्चों, आप अगर कंपनी 10,000 करोड़ रुपए ले रही है, 10% कंपनी को ब्लॉक करना है, तो 1,000 करोड़ रुपए तो कंपनी के वैसे ही ब्लॉक हो गए, है ना। डीआरआर मेंटेन करने की वजह से 1,000 करोड़ तो वैसे ही ब्लॉक हो गए, तो वो तो फिर ना तो यूज हुआ ना कुछ हुआ। क्लियर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम वहां पे आ गई। तो कंपनी ने ना यहाँ पे कहा कि भी चलो डीआर मेंटेन नहीं करना, बट एक चीज बच्चों यहाँ पे कहा गया, एक नोट यहाँ पे कहा गया कि भाई आप चलो ठीक है डीआर मेंटेन मत करो, लेकिन हमारी तसल्ली के लिए गवर्नमेंट क्या कहते हैं, हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने टोटल अमाउंट का कुछ इतना अमाउंट आप ऐसी एसेट्स में लगाओ, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट आप करो, अगर हमें तुरंत अगर कैश चाहिए तो हम उसको ले सकें, जिसको आप अपनी लैंग्वेज बोलते हो ना, जो लिक्विड एसेट्स। ठीक है। तो यहां पर बच्चों एक नोट अलग से उन्होंने डाला, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट। भैया मानते हैं कि भी आपको डीआरआर मेंटेन नहीं करना है, लेकिन आपको हमारी तसल्ली के लिए कुछ ऐसी एसेट्स में तो पैसा लगाना पड़ेगा ना, कुछ ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगाना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट, और पॉइंट बच्चों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट। तो चलो ये चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट में उन्होंने यहाँ पे क्या बताया। ठीक है, पहले पॉइंट बच्चों यहाँ पर ये याद रखना, ये जो मैं नोट ले रहा हूँ ना, ये मैं किस किस कंपनी को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 बच्चों यहाँ पे जो मैं रेड मार्क लेके जाऊंगा ना, तो वो ये ध्यान सुना किस किस कंपनी को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, दैट्स योर पॉइंट। ठीक है, तो पूरा का पूरा लिस्टेड कंपनी का पॉइंट मैं यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पे लेके जाऊंगा। बच्चे यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन सिक्योरिटी, मतलब वो भी बता रखा है कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। अभी हम बात करेंगे ये जो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट है कहाँ पर लगाना है, कितना लगाना है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। और दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर किसके लिए बताया गया, ये DRR यहाँ पे बताया गया, ये जो अनलिस्टेड कंपनी के लिए ना, ओनली फॉर दिस, ओनली फॉर दिस। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है कि भाई अभी हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट यहाँ पे क्या है। अक्सर बच्चे अभी समझ में आएगा कि नोट किस चीज के लिए है। बच्चे यहाँ पे ध्यान सुना, अब जैसे पॉइंट नंबर 1 लेता हो लिस्टेड कंपनी, इसको डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डीआरआर मेंटेन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है एक काम करो, डीआरआर इसलिए मेंटेन नहीं कर रहे थे ना क्योंकि पैसा ब्लॉक हो रहा था आपका, हाँ जी हम इसलिए नहीं कर रहे थे। फिर एक काम करो, इस पैसे को ना बैंक में डाल दो, बैंक से चलो ब्लॉक नहीं हुआ, एटलीस्ट इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा ना। वो कह रहे हाँ जी, अरे बस इतना सफिशिएंट हमारे लिए कि भाई आप ये चीज बस फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बच्चों इन्होंने बताया हुआ है कि कंपनी को जितने कंपनी के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर अभी आएगा बाद में, कितने डिबेंचर पर हमें कितना परसेंट कुछ ऐसी एसेट्स में पैसा लगाना पड़ेगा जो इजीली आप उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, यहाँ पे तो ये किस किस कंपनी के लिए बात की बच्चों यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आ गई। नंबर 1 ये इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट मैंने किस किस कंपनी के लिए बनाया, देखो बच्चों यहाँ पे सारी की सारी लिस्टेड कंपनी, मतलब पॉइंट नंबर 3 बच्चों पूरा का पूरा एज इट इज आ गया यहाँ पर, चाहे वो एनबीएफसी है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस है, चाहे वो दिस वन है। ठीक है, एंड नंबर 2 बच्चों यहाँ पर, और कौन सा पॉइंट लिया, अनलिस्टेड में सबके लिए नहीं लिया पॉइंट मैंने, देखो मैंने अनलिस्टेड में पॉइंट नंबर 1 के लिए नहीं लिया, सिर्फ पॉइंट नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ पर लिया, ओनली फॉर पॉइंट नंबर 2 इसको यहाँ पर कवर किया जाएगा, ओनली फॉर द पॉइंट नंबर 2, बस दिस वन। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 के लिए कवर नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे ओनली फॉर पॉइंट नंबर 2 के लिए मैं यहाँ पे ये लाइन लेके गया हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट किसके लिए यहाँ पर बनाया गया है। बड़ा पॉइंट में यहाँ पर, तो जो मैं आपको बार बार कहता ना कि नोट हम बाद में पढ़ेंगे, वो नोट आपका यही वाला था, यही वाला नोट था बच्चों जो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो ये किस किस की बात करता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट के लिए बात नहीं करेगा, सेकंड में बात करेगा नहीं करेगा, डिपेंड करेगा एनबीएफसी पर। अब अगर यहाँ यहाँ पे देखो लिस्टेड एनबीएफसी के लिए इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट रखा, तो अदर फाइनेंस जो लिस्टेड होगा उसके लिए भी होगा, है ना। तो ये डिपेंड तो किस पे हो गया था, एनबीएफसी पे डिपेंड हो गया था। एनबीएफसी पे जो लग रहा है तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल पर, सॉरी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर तो वो लगेगा ही लगेगा, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। हाँ जी बच्चों समझ में आ रहा है वर्ड यहाँ तक। ठीक है, तो चलो आओ बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट किस इसके यहाँ पे बात कर रहे हैं, कितना डिपॉजिट करना है, क्या कुछ करना है। अब आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी यहाँ पे। और बच्चों ये जो यहाँ पे नोट लिखा गया ना, ये एज इट इज नॉट, एज इट इज नॉट, ये देखो ठीक है, ये एज इट इज नॉट नीचे भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम यहाँ पर है, कॉपी पेस्ट मैंने किया हुआ है। और ये नोट बच्चों मैंने यहाँ पर यहाँ से लेकर ए और बी इसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया।
ये दोनों के लिए ले लिया। और जो नीचे नोट है बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने नोट ये पूरे के लिए नहीं लिया, सिर्फ ये कहाँ पर किया है, इसको पॉइंट नंबर बी में कवर किया है, सिर्फ ओनली फॉर द पॉइंट नंबर बी, जिसको यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो चलो आओ बच्चों, तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसमें क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारे पॉइंट हमारे हो गए थे। ठीक है, बच्चों यहाँ पे सेकंड पे अप्लाई होगा नहीं होगा, मैंने बार बार कहा एनबीएफसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कब लगेगा, अगर वो लिस्टेड है, क्योंकि हम किस पर लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, लिस्टेड एनबीएफसी पर लगा रहे हैं, उसी पर लगा रहे थे ना, तो लिस्टेड एनबीएफसी पर लगा रहे हैं तो फिर लिस्टेड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी लगेगा। अनलिस्टेड पर नहीं लगा रहे तो फिर अनलिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंपनी को ना मेंटेन करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ द अप्रैल, 30 अप्रैल तक या उससे पहले, इन द ईच ईयर, किस इसके रिगार्डिंग, जो डिबेंचर इशूड किए हैं बाय सच कंपनी, इन्वेस्ट और डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अल्टीमेटली मान के चलो इन्वेस्ट और डिपॉजिट का सेम मीनिंग है। कितना बच्चों यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कितना होना चाहिए, सेल नोट बी लेस देन, मतलब कम से कम कितना करना पड़ेगा, 15% करना पड़ेगा। कितना, किस चीज का, अमाउंट ऑफ डिबेंचर मेच्योरिंग द ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कब, ending on the 31st day of the March of the next year in any one of method of the investment or deposit। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है कि कितना यहाँ पर करना है। ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट यहाँ पर इसका क्लियर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है कि यार इसके लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ बच्चों हमने ले लिया, ये है जी अभी अप्रैल 2019। ठीक है, अप्रैल 2019 बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया, और ये बच्चों यहाँ पे खत्म कब हो गया, मार्च, फाइनेंशियल कब खत्म हो जाएगा हमारा, 2020। अब बच्चों मार्च जब 2020 कंप्लीट हुआ, तो देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन 3 कंपनियों के लिए आपको डीआर कब का मेंटेन करना है। अब यहाँ से बच्चों मार्च से लेकर, ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, ये है जी यहाँ पे अप्रैल, 1 अप्रैल 2020 से लेकर ये कब तक चलेगा बच्चों, यहाँ पे 31 मार्च 2021, यही बनेगा ना अगले वाला फाइनेंशियल ईयर। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, सारे ले रहा हूं यहाँ पे, जो डिबेंचर इस फाइनेंशियल ईयर में रिडीम होने वाले हैं, ठीक है, इस फाइनेंशियल में जो रिडीम होने वाले हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, 30 अप्रैल, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे लिया यहाँ पे 30 अप्रैल 2020 तक, 2020 तक जितने डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उसका 15% मिनिमम वैल्यू आप डिपॉजिट करवाओगे, इन्वेस्ट करोगे। तो 15% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम ड्यूरिंग द, अब इसको बच्चों अपनी लैंग्वेज के लिए मैं आपको बोल देता हूं, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब उससे नेक्स्ट मत ले जाना, नेक्स्ट ईयर मतलब जो अभी आने वाला टाइम है ना, 1 साल, उसमें जो डिबेंचर रिडीम होने वाला है ना, उसका पहले से ही आप 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आप ये मेंटेन करके चलोगे डिबेंचर को आप रिडीम करने के लिए। ठीक है, तो उसका 15% आपको मेंटेन करना है, कब तक, 30 अप्रैल का। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे डिबेंचर तो मैंने कब से कब तक के लिए, 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का लिया। ठीक है, 2021 का लिया, और बच्चों यहाँ पर देखो साफ साफ बता दिया गया दिस वन, तो ये आपको मेंटेन करना है। पॉइंट बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है बच्चों। अब एक पॉइंट बच्चों यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब वो ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे वो ध्यान सुनना, इसमें क्या चीज यहाँ पर बताई गई है, एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। 2020 और 21 में, ये एग्जाम्पल की फॉर्म में ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, 2020 और 21 में मुझे एक डिबेंचर की पेमेंट यहाँ पर करनी थी।
इस साल जो डिबेंचर रिडीम होने वाले थे, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ के रिडीम होने वाले थे, 1 करोड़ रुपए के रिडीम होने वाले थे, और ये डिफरेंट डिफरेंट डेट पर होने वाले थे। ठीक है, कोई रिडीम जून में होने वाला था, कोई रिडीम जुलाई में होने वाला था। ठीक है जी। अब बच्चों इसके बाद मैंने क्या किया, 30 अप्रैल 2020 तक मुझे क्या करना था, इन्वेस्टमेंट करनी थी। कितने, कौन सा ले, जो रिडीम होने वाले हैं 1 करोड़ रुपए के। ठीक है, तो कितना बच्चों यहाँ पे 15% ऑफ 1 करोड़ मुझे ये डिपॉजिट कराना था, मुझे ये कहीं ना कहीं ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगाना था जिसको यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, और अगर मान लो वो यूज नहीं होता है तो बच्चे वही चीज़ फॉरवर्ड कर देंगे, अगले साल फिर वही चली जाएगी। ठीक है, चलती रहेगी फिर। तो बच्चों 15% ऑफ 1 करोड़ यहाँ पे लिया गया, तो दैट इज द 15 लाख रुपए। ध्यान सुना पॉइंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। 15 लाख रुपए मुझे पहले से ही डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, मुझे इन्वेस्टमेंट उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, कर दी। अब बच्चों यहाँ पे अब रिडम्पशन का टाइम आ गया। रिडीम के टाइम पे बच्चों क्या किया, इनको 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी। ठीक है, कंपनी ने 10 लाख रुपए की पेमेंट कहां से की, आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब लो जी, इन्वेस्टमेंट में से कर दिया, पहले तो कितना था, 15 लाख रुपए था। अब ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10 लाख रुपए यहां से चले गए, कितने रह गए इसमें, 5 लाख रुपए रह गए, 5 लाख रुपए रह गए। अब बच्चों यहाँ पे देखो 10 लाख रुपए पूरे हो चुके हैं, 10 लाख रुपए पेमेंट कहां से की गई, 15 लाख में से की गई। क्लियर। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, 90 लाख रुपीज रह गई। तो देखो इसके साथ बच्चों एक नोट में यहाँ पे क्या कहा गया कि भाई इस तरीके से अगर आप यहाँ से पेमेंट कर दी ना, तो अब यहाँ पे 90 लाख का 15% हम चेक करेंगे। बच्चों निकालो कितना आएगा, 90 लाख का 15% कितना आएगा, फास्ट। 90 लाख का 50% निकालो, ठीक है, दैट इज 13,50,000 रुपये। ये आना चाहिए था ना, 13,50,000 रुपीज ये आना चाहिए। लेकिन अब आपके इसमें अकाउंट में कितना पड़ा है, ठीक है, 5 लाख रुपए। तो बच्चों यहाँ पे देखो साफ से लिख दिया गया है कि भाई अगर इसमें से आपने अकाउंट निकाल दिया ना, तो ये अमाउंट सेल नॉट फॉल बिलो 15% एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे बच्चों 15% से कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 5 लाख रुपए रह गया ना, तो ये जो बीच का डिफरेंस रह गया 13,50,000 रुपए माइनस 5 लाख रुपए। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, ये आपका हो गया ये 8.5 लाख रुपए, 8,50,000 रुपीज। आपको इतने रुपए और इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो मतलब आपका ये जो बैलेंस है ना 13,50,000 रुपए, मतलब 15% जितने आउटस्टैंडिंग रहते हैं उस ईयर के, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। इसमें मैंने दो चीज आपको बताई है, कितना इन्वेस्ट करना है, बस अभी ये रहता है ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ पर करना है। ठीक है, तो बच्चों ये अगर पूरी स्टोरी जो मैंने अभी तक आपको बताई ना, डीआर किसको मेंटेन नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट किस चीज़ के लिए करना पड़ेगा, कब तक का होना चाहिए, ठीक है, और ये अगर आपने पेमेंट कर दी इनमें से तो वो बैलेंस किससे कम नहीं होना चाहिए, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपका समझ के चलो डिवेंचर 90% कंप्लीट हो गया है। 90%, तो बच्चों बहुत बड़ा वर्ड है, तो 90% आप इसको कंप्लीट कर चुके हो। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, कि एक चीज़ यहाँ पे क्या क्या बताएगी। चलो अब पढ़ते बच्चों नोट्स में जो आपने कहा नोट्स में क्या लिखा गया है, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, बस वो एग्जाम्पल माइंड में रखना, जो बच्चों बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर वे से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों ध्यान सुनना, कंपनी को सेल कब तक, 30 अप्रैल तक, ठीक है, 30 अप्रैल तक इन ईच ईयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर इशूड। ठीक है, यहाँ पे तो 30 अप्रैल तक कंपनी को क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर सेल, इन्वेस्ट और डिपॉजिट, कंपनी को इन्वेस्ट और डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, इस सम, कितना सम होना चाहिए बच्चों, वो सेल नॉट बी लेस देन 15%, 15% से कम नहीं होना चाहिए। कौन सा 15% लेंगे बच्चों, वहां पे जो अभी अगले साल, मतलब जो अभी आपने 30 अप्रैल वाला जो अप्रैल वाला जो ईयर आ गया है, वो वाला फाइनेंशियल ईयर मैच्योरिंग द ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन द 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर बट वो मेच्योर कब तक का बच्चों, कहां तक देखा जाएगा, मेच्योरिंग एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ द मार्च इन द वन और मोर मेथड ऑफ द इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट। तो सिंपल बच्चों ये अमाउंट वहां पे रखना पड़ेगा।
ठीक है, यस इस 8,50,000 रुपीज बच्चे और डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे और करवाने पड़ेंगे। हाँ जी, सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया गया, द अमाउंट रिमेनिंग इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड, जो अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट और डिपॉजिट किया गया है एज द केस मे बी, वो किसी भी टाइम पर सेल नॉट एनी टाइम बिलो द 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग द ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ दैट ईयर। ये जो मैच्योरिंग होने चाहिए वो उससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 15% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम पर। ठीक है, और पॉइंट बच्चों यहाँ पर, तो जो यहाँ पे बताया गया कि इसके अंदर क्या क्या चीज आपकी होंगी। तो चलो बच्चों एक बार पूरा रिपीट आपको कराता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज आपको बताई है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ये डीआर बताया किस किस कंपनी के लिए मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट को नहीं करना है। नंबर 2, बैंकिंग कंपनी को नहीं करना है। नंबर 2, अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूट को भी नहीं करना है, मतलब सेम थिंग जैसे यहाँ पे कहा कि अदर अप्लाई फॉर द एनबीएफसी। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिस्टेड कंपनी को भी नहीं करना है, अनलिस्टेड में एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस को नहीं करना, बाकी को 10% करना है। ठीक है जी। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे 2-3 कंपनियों के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए और ये जो अनलिस्टेड कंपनी है इसके लिए पॉइंट रखा गया कि भाई आप ना इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट करोगे। और बच्चों एक पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट नंबर 2 है अनलिस्टेड कंपनीज, इसको डीआरआर भी मेंटेन करना है, इसको इन्वेस्टमेंट भी करनी है। ठीक है, यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट ध्यान सुनना। अब यहाँ पे जैसे बच्चों एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे अगर मान लो मेरे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में जितने डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, तो यहां पर उस डिबेंचर के रिडम्पशन जितनी वैल्यू बनती है उसका कम से कम 15%, उसका कम से कम 15% आपको इसी फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल 2020 तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी। और मैंने बार बार क्या बच्चों यहाँ पे, ये जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये सारी कंपनियों के लिए नहीं है, लिस्टेड कंपनी के लिए और अनलिस्टेड कंपनी के लिए, और अनलिस्टेड में भी अदर देन एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है यहाँ पे, तो इतना आपको अमाउंट 30 अप्रैल तक डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और ये अमाउंट जो आपने डिपॉजिट कराया बच्चों यहाँ पे, ये किसी भी कीमत पर किसी भी टाइम पर 15% से कम नहीं हो सकता। ये चीज बच्चों आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये अमाउंट 15% से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन बच्चों यहाँ पर अब इसमें हमारा एक टॉपिक रहता है कि भाई ये किसके लिए, तो यहाँ पे बच्चों सेम थिंग, सेम पॉइंट, वो सेम लैंग्वेज यहाँ पर भी आ गया है जो मैंने आपको भी बताया, आपको बिल्कुल सेम बच्चों कॉपी पेस्ट किया है, आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ से। मेन आता है बच्चों यहाँ पे पैसा लगाएंगे कहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या बताया गया, ये पैसा जो कहा गया है 15%, ये कहाँ पर लगाना है पैसा, मेथड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये 15% पैसा कहाँ पर लगेगा। तो चलो जी देखते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ कहाँ पर कहा जी ये पैसा हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पढ़ो, देखो क्या लिखा गया, हाँ जी। तो बच्चों अब यहाँ पे आता है कि ये पैसा मुझे डिपॉजिट कहाँ पर करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जी ये पैसा जो 15% है ये मेरा डिपॉजिट कहाँ पर होगा। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट पर 1 आता है कि ये पैसा आप डिपॉजिट कहाँ पे करा सकते हो, या तो बच्चों किसी शेड्यूल बैंक में करवा दो, शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करा दो जो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, मतलब जहाँ पे कोई असेट्स कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, जहाँ पर या कोई लेन नहीं किया जाता असेट्स पर, तो मतलब ऐसे शेड्यूल बैंक में पैसे जमा करा दो। ठीक है जी, या फिर बच्चों किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगा दो जहाँ पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता, मतलब जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी इस तरीके से गिरवी नहीं रखी जाती, तो ऐसी जगह आप वहाँ पे पैसा ही इन्वेस्ट कर दो। अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी। और बच्चों देख रहे हो यहाँ पे जो मैं पैसा लगा रहा हूँ ना, ऐसी जगह पे लगा रहा हूँ जहाँ मेरा पैसा डूब ही नहीं सकता। कभी आप एक चीज बताओ, आरडी आप ओपन करते हो या फिर आप कोई बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है,
या फिर किसी शेड्यूल बैंक में आप काम करते हो, मान लो SBI में या कहीं भी आप अकाउंट ओपन करते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो, आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है ना कि मेरा पैसा सेफ है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा भारत डूबेगा ना तो बैंक डूबेगा, अदरवाइज नहीं डूबेगा। तो ये कॉन्फिडेंस वहां पर होता है। तो मैं भी पैसा इसी जगह लगा रहा हूँ जहां मुझे पता है कि भी मेरा पैसा नहीं डूबने वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे यहाँ पे और कहाँ लगा सकते हो? ट्रस्ट में लगा सकते हो, लेकिन सारे ट्रस्ट में नहीं, उस ट्रस्ट में। एंड और ट्रस्ट बच्चों क्या इशू करती है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इशू करती है ट्रस्ट। तो इस बॉन्ड में भी लगा सकते हो एनी कंपनी जो रजिस्टर्ड है या नोटिफाइड है अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों इसमें जो लास्ट वर्ड है वो लियन है। लियन सुना ना? लियन करना, वही चार्ज का ही दूसरा नाम है, लियन करना, LIEN। ठीक है, एन अनकम्बर्ड का मतलब होता है जो अनकम्बर्ड होता है चार्ज क्रिएट करना। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, अनकम्बर्ड का मतलब क्या हुआ? विदाउट चार्ज, विदाउट एनी सिक्योरिटीज। ठीक है, आप कोई मतलब अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हो, आप ये कह सकते हो वहाँ पे। पॉइंट नंबर 4 बच्चों, यहाँ पे और कहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है? बस, और तो है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, लो जी, बस 3 जगह पैसा लगा सकते हो। बस शेड्यूल बैंक में लगा दो, वहां लगा दो, अनकम्बर्ड सिक्योरिटी में लगा दो, या बॉन्ड्स में लगा दो। बॉन्ड्स किसके? जो ट्रस्ट। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, हमें जो बताया गया है। चलो आप पढ़ते हैं हमें मेथड्स। नंबर 1, डिपॉजिट विद द एनी शेड्यूल बैंक जो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन है। एंड अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज में लगा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। एंड अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज में लगा दो। ठीक है, तो दिस वन क्लियर। या फिर बॉन्ड्स में, अच्छा ये रह गया पॉइंट आपका, सिक्योरिटी में लगा दो जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आती है, बॉन्ड्स में लगा दो बाय द अनदर कंपनी जो नोटिफाइड है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, तो इन सब में आप पैसा लगा सकते हो। बस याद रखना यहाँ पे, जो भी यहाँ पे पैसा लगाया जाएगा ना, shall not be used for any purpose other than the redemption of debenture maturing during the year। क्योंकि ऑब्वियस इन्वेस्टर डिपॉजिट किसके लिए कर रहे हैं? सर उन्हीं के लिए कर रहे हैं, और इसी चीज के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इजी है बच्चों यहाँ पर। बस 2 पॉइंट आएंगे बच्चों यहाँ पे, इजी है। अगर वो डिवेंचर आपके बच्चों पार्टली कन्वर्टेबल है, मतलब कुछ पार्ट आपका इक्विटी में होने वाला है, कुछ पार्ट आपका उसमें होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे यार बच्चों यहाँ तक तो देखो, अगर वो पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं तो पार्टली कन्वर्टेबल में कुछ पोर्शंस इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है, कुछ पोर्शंस की आप पेमेंट करने वाले हो। जो बच्चों इक्विटी में करने वाले हैं, मैंने क्या बोला, उसके लिए कोई DRR नहीं चाहिए। लेकिन जो पोर्शन आपका जिसके आप पेमेंट करने वाले हो, तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। देखो क्या लिखा गया, DRR shall be created for in the respect of नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। जितना नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए तो आपको DRR वाला पोर्शन फॉलो करना पड़ेगा जो बताया गया है। ठीक है, एंड बच्चों ये पॉइंट आप पहले कर चुके हो, जो जितना अमाउंट ऑफ DRR में आप क्रेडिट करोगे shall be utilized by the company, sorry, shall not be utilized by the company except for the payment of the redemption of debenture। सिर्फ डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए ही वो यूज होगी। ठीक है, यहाँ पे रिडम्पशन के लिए यूज होगी। हाँ जी बच्चों, तो इसमें बच्चों यहाँ पर हमने यहाँ पर DRR पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ पहले बच्चों यहाँ तक आप इसको अच्छे से रीड करो जिससे आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बाकी जो टॉपिक बच्चों वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे कि अभी ये आपका अराउंड 1-1.25 घंटे का टॉपिक और बचा हुआ है। उसमें आपका मैं प्रॉपर वैसे एक एक चीज़, एक एक वर्ड हम यहाँ पे डिटेल में लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले आप प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ो। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय।